तो दोस्तों आज मैं कार्सिनोमा सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिकली मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं। और ये कुछ वैक्सीनेशंस होते हैं, आज की दुनिया में वैक्सीनेशंस क्या क्या होते हैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये कारण क्या होता है और बेसिकली इसके कारण और इसका ट्रीटमेंट के बारे में मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो कार्सिनोमा सर्विक्स ये जो होता है, ये वाले पार्ट को कार्सिनोमा सर्विक्स में होता है। इसका इंसिडेंस जो है बहुत ही हाई रेट है, इंडिया में सबसे ज़्यादा है। हर एक 7 मिनट में एक औरत कार्सिनोमा सर्विक्स या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के कारण मृत्यु हो जाता है। तो हमें कैसे इसको रोकना है, ये मेन इम्पॉर्टेंट इसके ऊपर मैं ध्यान देना चाहता हूँ। इसके कारण क्या हो सकते हैं। बेसिकली ये सेक्स वर्कर्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, जो अर्ली एज में फर्स्ट क्वाइटस यानी सेक्सुअल संबंध बनाते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जो होते हैं और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। ये भी पाया जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग करने से कार्सिनोमा सर्विक्स होता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी होने से, विटामिन ए और विटामिन डी डिफिशिएंसी से। बेसिकली इसमें सिम्टम्स क्या दिखाई देता है। वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स यानी संबंध बनाने से अगर ज़्यादा ब्लीडिंग दिखाई देता है तो हम सोच सकते हैं कि ये वेजाइनल सर्वाइकल कैंसर है। हेवी एंड प्रोलॉन्ग पीरियड्स जो पीरियड जो होते हैं जनरली 5 से 7 दिन होता है, लेकिन उससे ज़्यादा होने के कारण, अगर उससे ज़्यादा हो उसके बाद भी हम सोच सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर है। उसमें जब अगर बदबूदार स्मेल आए या कोई प्रोडक्ट आए या उसमें कोई फ्लूइड्स आए इसके कारण। और एक और चीज़ पाया जाता है, अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग अगर दिखाई देती है औरतों में, यानी मेनोपॉज खत्म होने के बाद ब्लीडिंग होती है, तो हम सोच सकते हैं ये सर्वाइकल कैंसर है। इसमें रिस्क बेसिकली क्या होता है कि एचपीवी होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। ये जो होता है बहुत सारे टाइप के होते हैं, मोर देन 100 सेरोटाइप्स होते हैं। इसमें डिवाइड किया गया है लो रिस्क सेरोटाइप, फिर हाई रिस्क सेरोटाइप डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली लो रिस्क वाले सेरोटाइप्स क्या होते हैं 1, 6 एंड 11 जो कि पाए जाते हैं, और हाई रिस्क टाइप वाले 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58। और बेसिकली एचपीवी जो होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है, 16 जो होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा करता है, एचपीवी 18 जो होता है एडेनोकार्सिनोमा करता है। तो बेसिकली ये जो रिस्क है इसको रोकने के लिए कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसके लिए क्या क्या इम्यूनाइजेशन हम कर सकते हैं इसके लिए मैं बताऊंगा। तो बेसिकली एचपीवी इन्फेक्शन करता क्या है। ये एचपीवी इन्फेक्शन यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नॉर्मली अपने बॉडी में पाया जाता है, लेकिन 80% क्या होता है वो अपने आप खुद ब खुद निकल जाता है ड्यू टू इम्यूनिटी सिस्टम जो कि औरतों में पाई जाती है। इनफैक्ट 20% जो एचपीवी इन्फेक्शन जो होता है वो होस्ट के साथ, मतलब वो जो पेशेंट है उसके साथ साथ रहकर एचपीवी इन्फेक्शन करता है। इसमें जो नेचुरल हिस्ट्री ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो सर्वाइकल कार्सिनोमा जो है वो कल देखा गया और आज हो जाएगा। इसको लगता है काफ़ी, लगभग 10 से 15 साल लगता है इसको कैंसर होने में। तो 2 टाइप के होते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडेनोकार्सिनोमा। और बेसिकली ये 3 टाइप से स्प्रेड कर सकते हैं, डायरेक्ट स्प्रेड, लिम्फेटिक स्प्रेड और डिस्टेंस स्प्रेड। डायरेक्ट स्प्रेड में क्या होता है, जो कि अगल बगल वाले जितने भी टिश्यूज हैं उसको अगर इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्प्रेड। लिम्फेटिक जो लिम्फो सिस्टम से जाता है, लिम्फोसिटिक सिस्टम से जाता है और वो ब्लड के थ्रू जाता है, उसको बोलते हैं। और डिस्टेंस स्प्रेड जो होता है जो लंग्स, एक्स्ट्रा पेल्विक नोड्स और लंग्स बोन के थ्रू जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। अभी आते हैं बेसिकली, तो हम कर क्या सकते हैं इसमें। प्रिवेंशन के लिए क्या होता है, स्क्रीनिंग करते हैं और वैक्सीन देते हैं। तो मैं बेसिकली ज़्यादातर ध्यान आपको वैक्सीन के ऊपर देंगे। स्क्रीनिंग के लिए प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं कि होने से पहले प्रिवेंशन क्या होता है, स्क्रीनिंग क्या बोलते हैं। यस आइए दोनों पेशेंट का डिस्चार्ज बना दो। कौन सा, जो डिलीवरी नॉर्मल वाला, एक यादव का जो एलएसएस वाला, हाँ दोनों का बना के भेजो। तो 2 टाइप के होते हैं, एक स्क्रीनिंग होता है और एक वैक्सीन। स्क्रीनिंग होता है जो पूरे मास में यूज़ होता है, और जनरली क्या होता है कि इसमें हम बेसिकली पेशेंट को डिटेक्ट करना चाहते हैं कि ये
मास में पॉपुलेशन में है कि नहीं। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक साइटोलॉजिकल हो गया और एलबीसी हो गया। साइटोलॉजिकल हो गया पैप्समेयर, जो कि हम साइटोलॉजी जो कि स्पैचुला से यूज़ करते हैं, जो लेटर ऑन बताता हूँ। और एलबीसी होता है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, जो कि हम इसका एक उन्नत टाइप का स्क्रीनिंग है। और वैक्सीनेशन जो मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कंकरेंट केमोथेरेपी, इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं। तो बेसिकली हम इसको कैसे एचपीवी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक बाइवेलेंट प्रोटेक्टिव होता है जो उसकी 16 एंड 18 जो मैंने पहले बताया था, 16 स्क्वामा सेल करता है और एडेनोकार्सिनोमा 18 करता है। तो ये एचपीवी जो होता है बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उसको मारने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वेरिक्स यूज़ करते हैं। और एक और होता है आपका गार्डासिल होता है, जो कि क्वाड्रिवेलेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 6, 11, 16 और 18 को मारने कम करने की क्षमता होती है। और गार्डासिल जो होता है इसको नैनोवैलेंट भी बोलते हैं, जो कि 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45 एंड 52 होता है। तो इस टाइप का ये इस फॉर्म में दिखाई देता है, जो कि फोटो में आप देख रहे हैं। इस टाइप का वाइल आता है। उसमें डोज क्या होता है, इसमें डोज कैसे दे सकते हैं। आईएपी मतलब इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिशिया डोसेज रिकमेंडेशन, ये बताया गया है कि लेस देन 15 ईयर्स है, यानी 9 से 14 साल के बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी, तो दो डोज देंगे। एक है 0, मतलब जिस दिन लगेगा उसको 0 डोज बोलते हैं, उसके 6 महीने बाद इसको बोलते हैं 0 एंड 6 डोजेस। यानी 15 साल के नीचे और 9 साल के ऊपर अगर बच्ची को अगर लगाना चाहते हैं तो इसमें हम 2 डोजेस देंगे, दैट इज 0 और 6 मंथ में। और मोर देन 15 ईयर्स है तो इसमें हम 3 डोजेस देंगे, 0, 1 एंड 6 मंथ। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि पहला दिन जो लगेगा उसको 0 डोज बोलेंगे, और फिर उसके 1 महीने बाद देंगे, उसके बाद 6 महीने बाद बोलेंगे। इसको बोलते हैं 3 डोजेस, जो कि मोर देन 15 ईयर्स में यूज करते हैं। मैक्सिमम एज ऑफ वैक्सीनेशन जो है 45 ईयर्स दे सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि 45 ईयर्स तक दे सकते हैं, लेकिन आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी जो है इसका एफिकेसी जो है लो हो जाता है, लेकिन दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। नो बूस्टर डोज, इसमें बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें बाकी सब जो ऑप्शंस जो हैं इसके बारे में डिटेल में बताना बहुत मुश्किल है ये छोटे समय में। और बस मैं ये एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो डोजेज हैं अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही लगाएं। थैंक यू।